3, ये ख्वाब में 82 आया होगा, मुझे लगता है कोई मसला है। 83 है। टैक्सेबल एक्टिविटी, टैक्सेबल एक्टिविटी का मतलब है ऐसी एक्टिविटी जिस पर टैक्स लगना है, टैक्सेबल एक्टिविटी। टैक्सेबल एक्टिविटी पेज 504 पर क्या है? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि कोई भी बंदा कर सकता है, वेदर और नॉट फॉर प्रॉफिट। नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब है कई दफा आप गिफ्ट्स देते हैं टू कस्टमर्स, तो इसलिए लिख रहा है वेदर और नॉट फॉर प्रॉफिट। तो टैक्सेबल एक्टिविटी एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कभी कभी आप प्रॉफिट के लिए करते हैं, कभी प्रॉफिट के लिए नहीं करते। एंड इंक्लूड्स, और इस एक्टिविटी में क्या शामिल है? इसमें आप कोई भी बिजनेस कर लें, चीजें खरीद के बेच लें, बना के बेच लें, और या सेल ऑफ गुड्स कर लें या प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज, या दोनों काम कर लें। अ वन ऑफ एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कोई एक दफा किया गया काम, अ वन ऑफ एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड, यानी आपने एक दफा 10-12 गाड़ियां खरीद के बेच दी, तो ये भी टैक्सेबल एक्टिविटी है। एक दफा आपने 10-12 जनरेटर खरीद के बेच दिए, ये भी टैक्सेबल एक्टिविटी है। वन ऑफ एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड। एंड कोई भी काम जो आपने किया है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के शुरू होने से पहले या बाद में। जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो आप डिस्काउंट वगैरह देते हैं, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है। और जब बिजनेस एंड हो रहा होता है तो भी आप चीजें सस्ती बेच के बिजनेस से जल्दी जान छुड़ाते हैं। कहते हैं दिस ऑल इज मेरी नजर में टैक्स ए बल एक्टिविटी, ये ऐसी एक्टिविटी है जिस पर टैक्स लगेगा, बट डज नॉट इंक्लूड। लेकिन एक चीज इसमें शामिल नहीं है, सर्विसेज प्रोवाइड बाय एन एम्प्लॉय टू एन एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे तो इस पे सेल्स टैक्स नहीं लगेगा, यानी सैलरी पे सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर बी, एन एक्टिविटी कैरिड ऑन एज प्राइवेट रिक्रिएशनल हॉबी। अगर कोई बंदा कोई प्राइवेट रिक्रिएशनल हॉबी कर ले तो उस पे भी ये सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। तो प्राइवेट रिक्रिएशनल हॉबी का मतलब लिखें, प्राइवेट रिक्रिएशनल हॉबी का मतलब लिखें, आपने कोई चीज बना के लोगों में बांट दी, आपने कोई चीज बना के लोगों में बांट दी, इसे क्या कहते हैं? प्राइवेट रिक्रिएशनल हॉबी। जैसे वो गर्मियों के मौसम में आपने अक्सर देखा होगा कि वो ऐसे पंखे से होते हैं, कान के पास करो कान को हवा लगती है, नाक के पास करो नाक को हवा लगती है। तो प्राइवेट रिक्रिएशनल हॉबी से मुराद ये है, आराम से ले जाएं, प्राइवेट रिक्रिएशनल हॉबी से मुराद ये है कि आपने कोई चीज बना के लोगों में बांट दी, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट टैक्सेबल, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट, सप्लाई। सप्लाई एक बहुत ब्रॉड मीनिंग रखता है जो सेल से बहुत आगे की चीज है। सप्लाई ये होता है कि आपने कोई चीजें, हाइब्रिड में लास्ट रो में क्या अभी क्लास हो रही है, प्लीज थोड़ा सा दूर होकर बैठें। डिस्पैच टू कस्टमर, कोई चीजें आपने कस्टमर को बेच दी, दैट इज ए सप्लाई, दैट इज सेल। आपने किसी को कोई चीज गिफ्ट कर दी, दैट इज ऑल्सो सप्लाई। मिसाल के तौर पे रोज पेटल ने टिश्यू पेपर्स बनाए तो 40 डब्बे जो है वो सेल कर दिए, दैट इज सप्लाई। 2 डब्बे कस्टमर्स को गिफ्ट कर दिए, दैट इज ऑल सेल, ये हमारी नजर में सेल ही समझी जाएगी। और 2-3 डब्बे किस्तों पे बेच दिए, इंस्टॉलमेंट सेल, सेल अंडर हायर परचेज, हायर परचेज होता है किस्तों पे बेच दिए, इंस्टॉलमेंट सेल। प्राइवेट यूज,
बेगम का फोन आया कि भाई सर्दियों में मुझे पसीना आ जाता है, तो आप जो है वो यहां से लेके चले गए डब्बे, 2 डब्बे बेगम को दे दिए। माराडो कहते हैं ये भी सेल है, यानी बेसिकली इस पे 18% लगाया करेंगे हम। और बिजनेस यूज ये है कि एम्प्लॉयज ने कहा कि पसीना तो हमें भी आवे, तो आपने एडमिन ऑफिस या फैक्ट्री के अंदर उन्हीं डब्बों को यूज कर लिया, इट इज बिजनेस यूज। और नॉन बिजनेस यूज ये है कि ईदी वेलफेयर ट्रस्ट से फोन आया कि हमें भी पसीना आवे, तो आपने चैरिटी कर दी है वो डब्बे। तो कहते हैं हमारी नजर में ये सेल है। सो बेसिकली आप समझ रहे होगे इस सेल पे 18% लगाना है, लेकिन इस सेल पे 18% लगाना है। अब होता यह है कि ये वाला टिश्यू का डब्बा तो कस्टमर को 100 का 118 में बिकता है, बट इसके अगेंस्ट आपको पैसे आते हैं गिफ्ट के अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट पैसे नहीं आते, इसके अगेंस्ट पैसे नहीं आते, इसके अगेंस्ट पैसे नहीं आते। तो इसके अगेंस्ट तो चलो पैसे आ जाएंगे क्योंकि किस्तों पे बेचा है। तो होता यह है कि आपने जितनी चीजें बेची उन सब पे 18% देना पड़ेगा। ऑब्वियसली इन चीजों के अंदर आपको अपनी जेब से 18% देना पड़ेगा, और इन चीजों में तो आप कस्टमर से लेके 18% देंगे। तो इसलिए लॉ मेकर कहता है कि मेरी नजर में ये सारी की सारी सप लाई है। तो सेल्स टैक्स हमने कल पढ़ा था सप्लाई पे लगेगा, सप्लाई पे। आउटपुट इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्स रिकवर्ड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स मेड बाय द पर्सन। अब रिकवर करें ना करें आपने बस देने टैक्स। तो सप्लाई की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है। ओके, सप्लाई मीन सेल, सेल तो सप्लाई है ही। गिफ्ट का क्या मतलब है? गिफ्ट का मतलब है ट्रांसफर ऑफ राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स एज ऑनर। मिसाल के तौर पे ये छड़ी जो है, भाई यार रोजाना ही लेट आते हो आप, इट्स हाइट ऑफ एनीथिंग हाइब्रिड में बॉयज। ये छड़ी मैं भाई को दे दूं और छड़ी में देके कहूं आई ट्रांसफर यू दिस, आई ट्रांसफर यू दिस एंड नाउ यू कैन डिस्पोज ऑफ इट एज ओनर, तो मीन्स आई हैव गिफ्टेड इट। ट्रांसफर ऑफ, मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया। राइट, क्या राइट? टू डिस्पोज ऑफ, कि तुम इसे बेच दो, क्या बन के? ऑनर बन के। तो इट मीन्स कि मैंने इसको हमेशा के लिए बेच दी, फिर बात खत्म होगी। इंक्लूडिंग सेल अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट, इसमें यह चीज भी शामिल है कि आपने उसको किस्तों पे चीज बेच दी। एंड ऑल्सो इंक्लूड, और इसमें यह भी शामिल है पुटिंग टू प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज का क्या मतलब होता है? घर लेके चीजें चला गया। बिजनेस यूज का क्या मतलब होता है? उसी बिजनेस में यूज कर ली। नॉन बिजनेस यूज का क्या मतलब होता है? चैरिटी कर दी। प्राइवेट यूज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द, बनाई तो आपने बेचने के लिए थी, लेकिन ऑब्वियसली जब लिखा आया बेगम इज कॉलिंग, तो फिर आपको घर लेके जानी पड़ी। बनाई तो आपने बिजनेस के लिए थी, लेकिन बाद में, बिजनेस मतलब ये कि कस्टमर को बेचने के लिए, लेकिन बाद में अपने ही बिजनेस में यूज कर ली। बनाई तो आपने लोगों को बेचने के लिए थी, लेकिन बाद में आपने चैरिटी कर दी। नीलामी, ऑक्शन और डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई आ, भाई कोई टाइम नहीं रह गया, बिल्कुल गिने चुने दिन रह गए हैं। FAR 2 वालों से कल इस पर तफसीली बात हुई है, आपको बस उसकी समरी बता देता हूँ। खुदा के लिए अपने ऊपर रहम खाएं और इतना जुल्म ना करें, छोड़ दें। व्हाट्सएप के अलावा सारी सोशल मीडिया ऐप्स को फारिग कर दें। और बहुत बहुत कम टाइम रह गया, इतना कम टाइम रह गया कि आपकी सोच है। और आप ये भूल जाएं कि सेल्स टैक्स के साथ आपको मैक्सिमम 10-15 मिनट मिला करेंगे पिछला रिवाइज करने का, क्योंकि ये आप लोगों ने नीयत की थी साथ साथ याद करना है, ताकि जैसे ही सेल्स टैक्स खत्म हो तो आप आई के बोलें कल पेपर ले लो हमारा, इसकी हमें टेंशन नहीं है। फरवरी में हमने इंशाल्लाह 4-5 घंटे लगाएंगे सेल्स टैक्स पे और ये फारग हो जाएगा। सारा टाइम पीछे लगाएंगे इनकम टैक्स के ऊपर। सो डेट इज़ वेरी नाइस इफ़ यू आर गोइंग लाइक दिस एंड टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। और इन दिनों में अगर कोई मस्जिद के बाहर बच्चे निकल के आपस में खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं, पूछो क्या है, दोस्त का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर ऐसे कोई लोग आपको मिलें तो प्लीज़ लीव देम। ऐसे लोगों का हमारे पास टाइम नहीं है। कभी मोटरसाइकिल पार्किंग में चले जो 2 बंदे खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं, क्या ये मार्च में पेपर है, फिर भी उनको कोई फिक्र नहीं। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे इन दिनों में, पर प्लीज़ अवॉइड देम।
पॉइंट बी, ऑक्शन और डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई अ डेट। चीजों की नीलामी हो गई क्योंकि आपने को लोन वापस करना था। तो नीलामी में जो चीजें बेचेंगे ना, तो नीलामी में भी आपने 100 वाली चीज कितने की बेचनी है? 118 की, टू सेटिस्फाई अ लोन। जाहिर बात है चीजों की नीलामी करनी पड़ती है। जब कभी आपने लोन बैंक का मारा हो तो बैंक आके कहता है कि मैं आपको बेचने लगा हूं, आप कहते हो नहीं चलो फिर मेरी चीजों को बेच दो, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इट इज बी रजिस्टर्ड। ओके, पॉइंट नंबर सी को हम लेट सी कर लेते हैं, लेट सी कभी। अच्छा जी, पॉइंट नंबर डी, प्रोबेबली इमरान खान को आप जानते होंगे। ये वो वाला इमरान खान नहीं जो आप सोच रहे हैं, कोई और इमरान खान है। और किया गाड़ी वाले हैं। किया गाड़ी वालों ने इमरान खान को रॉ मटेरियल दिया कि भाई आप रॉ मटेरियल ले लें और मुझे टायर बना के दें, टायर सप्लाइड आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। तो जाहिर बात है किया गाड़ी वालों ने कहा हम गाड़ी बना लें, बड़ी बात है, तो टायर किसी और से बनवा लेते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल हम देंगे। जैसे आप दर्जी को कहते हैं कि कपड़ा मेरी तरफ से होगा, पता नहीं तुमने कौन सा लगा देना है, बाकी सूट फिर मेरी पसंद का बनेगा। तो इसको भी सप्लाई समझा जाता है। यानी अगर इमरान खान किसी और के रॉ मटेरियल पे काम करके उसको फिनिश गुड्स बना के दे दे तो इसे भी लॉ मेकर की नज़र में क्या समझ जाते हैं? सप्लाई। अगर किया ने टायर बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा और सोचा कि टायर किसी और से बनवाएं, तो किया ने टायर का रॉ मटेरियल इमरान खान को दे दिया कि आप अपनी फैक्ट्री में बना दो। बनी गाला में इसकी फैक्ट्री थी, कोई और इमरान खान है। तो जब इमरान खान टायर बनाकर किया या किया के एजेंट को वापस करेगा, या किया को वापस करेगा या किया के एजेंट को, ऑब्वियसली टायर वापस करने का बेहतरीन तरीका आपको पता है मार्केट में मौजूद है, डंडा पकड़ लें, टायर को रखें और घुमाते जाएं। तो टायर वापस करेगा तो समझा जाएगा कि इमरान ने किया को टायर सप्लाई कर दिया। सेल का अच्छा लफ्ज तो नहीं, टायर क्या कर दिया? सप्लाई। अच्छा, इसमें ना कई दफ़ा ऐसा हो सकता है कि ये वाला फिक्र लफ्ज़ पहले पढ़ना हो, ये बाद में पढ़ना हो, तो कभी इंग्लिश के फिक्रे बीच में आ जाया करेंगे तो मैं उनको नंबर कर दिया करूंगा। पहले आपने लफ्ज़ टायर पढ़ना है, फिर सेल पढ़ना है। तो इमरान खान ने किया को सेल टायर कर दिया, घर में ना पड़िएगा, टायर सेल कर दिया। ओके, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन, दर्जी की बीवी आई दुकान के ऊपर, दर्जी से पूछा ये क्या कर रहे हो? तो दर्जी ऑब्वियसली ये कहेगा किसी के रॉ मटेरियल पे काम कर रहा हूं, किसी ने कोई जो दे के गया है मुझे सूट का कपड़ा, उससे कपड़े बना रहा हूं। तो इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, अगर आप गुड्स बना रहे हैं बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन, द ट्रांसफर और डिलीवरी ऑफ सच गुड्स बैक टू दी ओनर। ओनर कौन था असल में इन चीजों का? वैसे रॉ मटेरियल तो उसी ने दिया था ना, तो सूट का कपड़ा भी आप ही लेके गए थे, आप ही ओनर थे। द ट्रांसफर बैक टू दी ओनर और टू अ पर्सन नॉमिनेटेड बाय हिम, जिसको हमने एजेंट का नाम दिया है, इज अ सप्लाई। ये सप्लाई है। फॉर लिखें आगे मैन्युफैक्चरर। ये आपके समझने के लिए मैंने लिखा है, लेकिन ये पेपर मैंने लिख के आना। ओके, बोर्ड अगर चाहे तो फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज की अप्रूवल से मे स्पेसिफाई अदर ट्रांजैक्शंस एज सप्लाई। तो बोर्ड अगर चाहे तो किसी और चीज को भी सप्लाई की डेफिनेशन में डाल सकता है, किसकी इजाजत से? बस ये तो ब्रैकेट में ले लिया करें ना, बस द बोर्ड में स्पेसिफाई अदर ट्रांजैक्शंस एज सप्लाई। ये जरा फिक्रा याद कर लें। इन केस ऑफ बनाना ऑफ टायर्स बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन, द ट्रांसफर ऑफ सच फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर हुई है ना, बैक टू ओनर, ओनर को वापस, सो इट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज
सप लेके आई, सप्लाई। Taxable supply. Taxable supply means a supply of taxable goods. Ha 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 ha. Made by an porter, charer, seller, churler, other than exempt supply. अगर ये लोग चीजें बेचें, exempt supply ना कर रहे हो, and includes a zero rate supply. अच्छा जी, सप्लाई हमारे लॉ में दो किस्म की होगी, एक होगी टैक्सेबल, एक होगी एग्जाम्प्ट। टैक्सेबल आगे दो किस्म की है, टैक्सेबल एट 18% एंड टैक्सेबल एट 0%। 0% की एक मिसाल है एक्सपोर्ट्स। जो गाड़ी हमने बेची थी डॉलेंस को, वो इधर आई थी। जो गाड़ी हमने बाहर के मुल्क में बेची थी जर्मनी में, वो इधर आई थी। और जो गाड़ी या टैंक हुकूमत को बना के बेचे थे वो इधर आए थे। तो सेल तीन किस्म की होगी। अच्छा याद रखिएगा, टैक्सेबल सेल इंक्लूड जीरो रेट बट डज नॉट इंक्लूड एग्जेम्प्ट सेल। सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स अदर देन एग्जेम्प्ट बट इंक्लूड ये असल डेफिनेशन है कि टैक्सेबल चीजों का बेचना, लिखें, हाईलाइट करें अदर देन एग्जेम्प्ट और फिर हाईलाइट करें एंड इंक्लूड्स अ जीरो रेट सेल। ओके ये तो टैक्सेबल की डेफिनेशन थी। नो एग्जेम्प्ट की डेफिनेशन, एग्जेम्प्ट सप्लाई मीन्स अ सप्लाई विच इज एग्जेम्प्ट। हा हा हा। जीरो रेट सप्लाई, जीरो रेट सप्लाई मीन्स अ टैक्सेबल सप्लाई विच इज चार्ज टैक्स एट जीरो रेट। हा हा हा, हंसा हंसा के लोट पोट कर दिया है। अच्छा जी, सप्लाई ऑफ गुड्स, ये आगे पीछे क्यों सफे हो रही हैं, अगला सफा करना है बस। सप्लाई ऑफ गुड्स, जनवरी में आपको कैश आया, होंडा को या किया गाड़ी वालों को मिसाल के तौर पे 1,18,00,000 रुपया कैश आया जनवरी में और गाड़ी इन्होंने बेची फरवरी में। भाई सेल रिकॉर्ड होगी जो पहले होगा। अगर कैश पहले आएगा तो फिर सेल रिकॉर्ड होगी, अगर चीज़ें पहले डिलीवर होंगी तो फिर सेल रिकॉर्ड होगी। इसे अकाउंटिंग वाले तो तब सेल रिकॉर्ड करते हैं जब चीज़ें डिलीवर हों। एग्जाम्पल 2, गाड़ी आपने बेची अप्रैल में कस्टमर को, कस्टमर पैसे लेके आया मई में, क्रेडिट सेल, तो सेल रिकॉर्ड होगी जब चीज़ें डिलीवर हुई, जो अर्लियर होगा। तो रूल ये है कि सब सेल ऑफ गुड्स का टाइम क्या समझा जाएगा, किस महीने के न्यूमेरिकल में इसको डालेंगे। द टाइम एट विच द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। टू द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई कौन होता है? बायर। द टाइम एट विच द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर, the time at which the goods are delivered to the buyer of the supply, or the time when any payment is received by the seller.
for that supply, whichever is earlier. अच्छा, सम टाइम्स ऐसा होता है कि दुकानदार ऐसा करता है कि फोन करके कहता है भाई सामान तैयार है ले जाओ। तो जैसे आप तंदूर वाले को कई दफा आजकल आपने नंबर लिया हुआ है उसका, उससे पहले ही फोन करके बता देते हैं मैं रोटी लेने आ रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियसली आप जाएंगे वेट करेंगे, उतना तो टाइम आप इतने दिन रह नहीं गए। तो आप पहले से फोन करके अगले को बताते हैं लेकिन पहुंचते लेट हैं। तो कई दफा दुकानदार को हम फोन करके कहते हैं भाई चीज तैयार है, कहते हैं भाईजान तैयार है, मैंने तैयार कर दी, आप आके ले जाएं, और आप अगले महीने लेने जाते हैं। तो लॉ मेकर कहते हैं कि भाई ये जो सेल है ना, मेरी नजर में इस पे तब सेल्स टैक्स लगना चाहिए जब दुकानदार की तरफ से चीज तैयार है। इसमें इसका वेट नहीं करना चाहिए कि आपने कब जाके ली, यानी दुकानदार ने कब डिलीवर की उसका वेट ना करें, बल्कि दुकानदार ने कब आपको दे दी थी फोन करके कि रख लो, लेकिन आप खुद लेने नहीं गए। दुकानदार ने मार्च में कहा कि चीजें ले लो, आपने जाके अप्रैल में ले ली। उसने कहा था चीजें ले जाओ, आपने जाके ले ली, फिर आपको ख्याल आया पैसे भी तो देने हैं, फिर आपने जाके पैसे दिए। ऐसे सिनेरियो में डिलीवरी को टोटली इग्नोर किया जाएगा। डिलीवरी की डेट को आपने देखना ही नहीं, आपने इन दोनों में से अब अर्लियर देखना है क्या है। गुड्स मेड अवेलेबल और कैश में से अर्लियर बताएं क्या है, इधर सेल बुक करें। आपने जाके पैसे दे दिए, उसने कहा चीजें तैयार हैं ले जाओ, आप ले गए, अब इसको आपने इग्नोर करना है। इन दोनों में से अर्लियर देखना है कौन सा है। जब पैसे आए, अब हाई लेवल के न्यूमेरिकल की एडजस्टमेंट्स आती हैं आई कैप में, ये जो 3-4 सिनेरियोज हैं इनमें से जब पैसे आए या जब चीजें मेड अवेलेबल हुई, विच एवर इज हायर, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह इन्ना लिल्लाह, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो। तो व्हाट इज पहले, कैश आया। तो बोले इन केस ऑफ मेड अवेलेबल डिलीवरी डेट विल बी इग्नोर्ड, डिलीवरी डेट इग्नोर, लेकिन कैश की डेट इग्नोर नहीं करनी। कैश का अर्लियर वाला रूल उसी जगह है, तो इसको प्लीज काटें। गुड्स डिलीवर वाली तारीख को आपने देखना ही नहीं सिरे से, बाकी दोनों की बेस पे डिसीजन होने। उसने से छोटा सा देखें लिखा हुआ है अलग से ये वाला कॉन्सेप्ट भी, एट विच द गुड्स आर डिलीवर्ड और गुड्स आर मेड अवेलेबल, विच एवर इज अर्लियर, नीचे जाके लिखा। तो डिलीवर्ड के साथ उसने छोटा सा ब्रैकेट में लिखा हुआ है और मेड अवेलेबल। और अगर चीजें किस्तों पे बेच रहे हैं तो फिर चीजों की डिलीवरी का वेट नहीं करना, फिर जिस वक्त एग्रीमेंट हुआ। जनवरी में एग्रीमेंट हुआ, फरवरी में आपने डिलीवर किया मोटरसाइकिल, जनवरी में एग्रीमेंट हुआ, फेब में डिलीवरी हुई, मार्च कहते हैं हम लोग, मार्च कहते हैं, क्या कहते हैं मार्च। मार्च के अंदर कैश आया, अप्रैल के अंदर कैश आया और मई के अंदर कैश आया, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट सेल थी, थोड़ा थोड़ा करके कैश आ रहा था। तो आप सेल्स टैक्स लगाएंगे 18% जनवरी के महीने में, फरवरी मार्च अप्रैल मई में नहीं लगाएंगे। सो द सेल इज टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। हाई लेवल की एडजस्टमेंट्स आ रही है न्यूमेरिकल्स में, अगर ये बातें आज आप नहीं समझ रहे, अब तो बस गेम ऑन होगी आज से। तो सेल रिकॉर्ड होगी जनवरी के महीने में। साथ वाले की किताब पे ये खूबसूरत सा नोट करना है, अपनी खैर है।
चलें जी, सर्विसेज के केस में टैक्स कब लगेगा? जब सर्विस रेंडर करेंगे, जब सर्विस देंगे। ये मैं देखता हूं, इसको भी आज करना है, कल करना है। फिलहाल लेड पेंसिल से क्वेश्चन मार्क लगा दिया। कंपनी की तो वही डेफिनेशन है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में थी। चलें जी, पेज नंबर 546 निकाल लें। अच्छा भाई, सेल्स टैक्स में इस तरह नहीं होगा कि पहले आपको लॉ की सारी प्रोविजंस पढ़ा दी जाएं फिर न्यूमेरिकल्स शुरू हों, वरना फिर न्यूमेरिकल्स बहुत डिले हो जाएंगे। तो न्यूमेरिकल आप साथ साथ करेंगे, इसमें नई नई चीज़ें आएंगी, वो मैं आपको बताता रहूँगा कि हम पढ़ेंगे आने वाले दिनों में। पढ़ाई नहीं होंगी लेकिन पढ़ेंगे आने वाले दिनों में। चलें जी, न्यूमेरिकल में वर्किंग 1 क्या थी? इनपुट टैक्स। और वर्किंग 2 क्या थी? अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। भाई को अच्छे से काले मार्कर ला दो। अजहर हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अजहर ने आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। डिटेल्स ऑफ सप्लाई, तो सप्लाई का मतलब खाली हुआ करेगा सप्लाई मेड, यानी सेल वाली साइड है। लेट्स स्टार्ट। वर्किंग नंबर 1, working number 2 and working number 3. So working number 1 will be input tax. इनपुट टैक्स होता है, अगर आप लोगों ने कल वाली क्लास ली है तो मैंने बताया था परचेज पर 18%, यानी अगर आपने गाड़ी खरीदनी है तो टायर खरीदते हुए 1 लाख पर 18% पे करेंगे। फिर अगली तो गाड़ी बना के बेचनी है तो 1 लाख पर 18% पे करेंगे। फिर आप जो है वो अगली दुकान पे जाएंगे, वहां से जो है वो इंजन खरीदेंगे या इंपोर्ट करेंगे, 10 करोड़ का 1 करोड़ का इंजन इंपोर्ट करेंगे, उस पर 18 लाख पे करेंगे। फिर आप अगली दुकान पे जाएंगे, वहां पे जाके तारें खरीदेंगे, 2 लाख की तारें 2,36,000 में खरीदेंगे। तो ये जो 18,000 और 18 लाख और 36,000 पे किया, ये आपका इनपुट है। और फिर आके गाड़ी बनाएंगे, और गाड़ी बना के जब गाड़ी आप 1 करोड़ वाली मिसाल के तौर पे बेचेंगे 1 करोड़ 18 लाख में, या 2 करोड़ वाली 2 करोड़ 36 लाख में बेचेंगे गाड़ी, तो दैट विल बी आउटपुट टैक्स। तो वर्किंग 1 इज इनपुट टैक्स एंड वर्किंग 2 इस नहीं, आउटपुट तो नहीं, मुझे लगता है ये न्यूमेरिकल्स की क्लास नहीं ली थी इन्होंने परसों। भाई मैं कुछ नहीं कर सकता मोहतरम, अब इन लोगों के साथ ये या तो घर जाके सवाल नहीं दोबारा हो रहे। आउटपुट टैक्स ही पता नहीं वो किसके मुंह से निकल गया, अब मैं तब पूछूंगा भी नहीं। अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट, तो एक हेडिंग है इनपुट टैक्स और दूसरी हेडिंग है अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। अच्छा, सेल हमारी 3 किस्म की हुआ करेगी। एक टैक्सेबल सेल होगी, एक जीरो रेट सेल होगी और एक एग्जेम्प्ट। वैसे अभी जो डेफिनेशन हम पढ़ के आए हैं उसमें हमने इन दोनों को टैक्सेबल ही कह दिया है। तो बेसिकली ये टैक्सेबल एट 18 होगी और ये टैक्सेबल एट 0 होगी। डेफिनेशन की रोशनी में ये दोनों ही क्या हैं? टैक्सेबल। एग्जेम्प्ट सेल, इसमें हमने सेल डाली थी,
और इनपुट का कॉलम डाला था, आज एक और कॉलम डालेंगे। अच्छा जी, तो वर्किंग नंबर 3, वर्किंग नंबर 3 ये है, टैक्सेबल सेल वहां से आया करेगी, वर्किंग 3 से टैक्सेबल सेल टू रजिस्टर्ड पर्सन, और अदर इधर आया करेगी टू अनरजिस्टर्ड, बुरे बच्चों को जो सेल की वो इधर आया करेंगे। चलें जी, नोट करें। इसके नीचे 8-10 लाइनें काफी होंगी और इसके नीचे 5-6 लाइनें काफी होंगी। ओके, ये उठा दें जरा दाएं बाएं वालों को, क्लास हो रही है। अच्छा जी, खड़े हो जाओ। मेडिकल प्रैक्टिशनर ने कौन से रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं? खड़े हो जाओ, जल्दी बताओ। याद करके लिखा है कल 2-3 दफा? ये देख लें पेपर, आप इसके सर पे देखें, लग रहा है पेपर आए हुए हैं, पेपर सर पे आए हुए हैं? मुझे तो कहीं नहीं लग रहा पेपर सर पे आए हुए हैं। साथ वाले के सर पे देखें, पेपर लग रहे हैं आए हुए हैं? पेपर आए हैं सर पे तो जमीन निकली होती है ये पाँव के नीचे से। आपको देख समझे कहीं नहीं लग रहा पेपर सर पे आए हुए हैं? बैठ जाओ। हाइब्रिड में साथ वाले को देख के कहें हाँ। अच्छा जी, डिटेल्स ऑफ सेल्स सप्लाईज, सप्लाईज हैं उसमें पढ़ें जी, लोकल सेल टू, अच्छा सेल हमारी 3 किस्म की हुआ करेगी, टैक्सेबल एट 18%, टैक्सेबल एट 0% और माफ। लेकिन जो टैक्सेबल एट 18% है ना, इसमें अगर होंडा ऐसे बंदे को गाड़ी बेचेगा जो अपना रजिस्टर्ड नंबर बता देगा, होंडा जैसे डॉलेंस को गाड़ी बेचे तो वो इधर आ जाया करेगी, और होंडा अगर ऐसे बंदे को गाड़ी बेचेगा जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं बताएगा लेकिन पता होगा होंडा को कि ये मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डीलर है लेकिन अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा रहा, तो उसे फिर 18 की बजाय 22% लगाया जाएगा। लोकल टैक्सेबल सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्संस, लोकल टैक्सेबल सेल्स टू, लोकल सेल है या एक्सपोर्ट सेल है? लोकल सेल। कौन सी सेल है? लोकल टैक्सेबल सेल। ये एक्सपोर्ट सेल होती है असल में, इसलिए इसने लोकल लिखा है। लोकल टैक्सेबल या लोकल एग्जाम्प्ट? लोकल टैक्सेबल सेल ये वाली सेल है। किसको? टू रजिस्टर्ड पर्सन। इसमें एडवांस पड़ा हुआ है 30,000 का, क्या करें? पड़ा रहने दें या कट दें? अभी अभी पढ़ के आए हैं ना, इस कैश पहले रिसीव हो गया हुआ थोड़ा सा से, इसकी डिलीवरी नहीं हुई, तो बाकी चीजों की डिलीवरी होगी ना, जो 30,000 के अलावा बाकी चीजें उनकी तो डिलीवरी होगी, लेकिन 30,000 वालों की डिलीवरी अब क्या करें? पढ़ा रहने दें, क्या मसला है इसमें? अभी हम पढ़ के आए हैं कि एडवांस आ जाए या चीजें डिलीवर हो जाए जो पहले हो, तो ठीक है। अगर इसमें कोई कैश आया हुआ है तो भी पढ़ के आए हैं हम कि जैसे ही कैश आए वैसे ही सेल बुक कर लें, जैसे ही कैश आए वैसे ही सेल बुक कर लें, तो इसलिए इसको पढ़ा रहने दें, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। चलें जी, बताएं कितनी फिगर है? 2750। जी माय डियर आ गए भाई, माय डियर कहता हूं मैं, आप देखते नहीं हो। हाँ, अब आइंदा मैंने आपको चेक करना है माय डियर कहने पे आप देखते हो या नहीं। अच्छा आगे, सेल टू
टैक्सेबल सेल टू टैक्सेबल सेल टू जी बाउले दो सौ 200 हाँ नहीं सेल ऑफ ठंडी क्रीम इन ठंडा मौसम इन ठंडी नाइट सेल ऑफ ठंडी क्रीम एन आइटम ऑफ थर्ड शेड्यूल थर्ड शेड्यूल की चीजों पे मेरे भाई सेल प्राइस पे रेट नहीं लगा करेगा, रिटेल प्राइस पे रेट लगा करेगा। असल में ये जो थर्ड शेड्यूल की चीजें होती हैं ना, इनकी प्राइस जो है दुकानदार जो है वो लिख नहीं सकता, वो इनकी प्राइस उसी चीज के ऊपर लिखी होती है। तो थर्ड शेड्यूल की चीजों पर रिटेल प्राइस में रेट लगा करेगा। ये हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह अगर जिंदा रहे तो सबके दिन आ जाने हैं। तो आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे थर्ड शेड्यूल, तो मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है। थर्ड शेड्यूल पे हम पढ़ेंगे कहीं फॉर सप्लाईज एंड गुड्स स्पेसिफाइड इन थर्ड शेड्यूल टैक्स विल बी चार्जेड 18% ऑफ रिटेल प्राइस। ये चीजें एक दिन आपको दिखाई थी थोड़ी थोड़ी करके, ठीक है, शायद आपको ये याद हो। शैम्पू देखिए जरा साथ वाले के बालों को ऐसे ऐसे करके, कितने साल हो गए यूज किए हुए। अच्छा जी 1200 करना है 1500, तो कुदरती चीजें यूज किया करें। ये शैम्पू में पता नहीं क्या क्या डाला होता है। अच्छा बताएं आप 1200 1500 1500 बताएं कहां डालें बस रजिस्टर्ड बंदों में 10 में इधर डाल दें। ये आइसक्रीम वगैरह टैक्सेबल है पाकिस्तान में, आइसक्रीम पे टैक्स लगता है, कभी खा के देखें आइसक्रीम पे टैक्स लगेगा। सेल ऑफ थर्ड शेड्यूल आइटम भी माय डियर यहां आया करेंगी। रिटेल प्राइस या एक्चुअल सेल प्राइस? रिटेल प्राइस। चाहे आप 1200 की बेचते रहे, लॉ मेकर कहते हैं टैक्स 1500 पे लगेगा तो लागेगा। हौली हौली गल्ला कर लो तुम दूजी क्लास से, मैंने भी पता लग रहे हैं। गुड्स टेकन फॉर प्राइवेट यूज, अभी सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, फिजिकल वाले भी थोड़ी थोड़ी शुरू हो गए हैं गल्ले। गुड्स टेकन फॉर प्राइवेट यूज अभी पढ़ के आए हैं। प्राइवेट यूज घर ले जाना चीजों का क्या है? सप्लाई। तो ये रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड के चक्कर में ना पड़े, बस इसको टैक्स लगाना है। ये टैक्सेबल सेल है, इसको टैक्स लगाना है। तो 18% लगा दें, 22% लगाने की कोई तुक नहीं। घर चीजें लेके चले गए, पूरे बच्चे को नहीं चीजें बेची, घर में तो अच्छे बच्चे रहते हैं, तो इसलिए नहीं। अच्छे बच्चे से मुराद ये नहीं होता अच्छे बच्चे घर में नहीं रहते, ये मुराद रजिस्टर्ड बंदे वो होते हैं जिन्होंने अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर करवाया हुआ है। अब ये रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड दोनों में से कहां जाना है ये सवाल है। तो बस लॉ मेकर कहते हैं इस पे कम से कम 18% तो मुझे दे दो ना। आपने कौन सा बुरे बच्चों को चीजें बेची हैं, आप बस घर लेके चले गए हो। तो प्राइवेट यूज चीजों का, वैसे अगर प्राइवेट यूज ना होती तो बिकती, यही बात है ना इधर ना जाती तो इधर जाती, तो बस सेल में डालें। मैं देख लेता हूं, नहीं बस ठीक है, छोड़ा करें ना मैडी, काफी है। आ गए हैं, आधा घंटा आप लोगों ने टेंटिवली दे दिया, खैर है, घंटे की खैर है। आप क्यों परेशान क्यों होते हैं? आप आ जाते हैं, बड़ी बात है। अच्छा जी, जिंदगी बचाने वाली ड्रग्स पता नहीं क्या है, बहरहाल एग्जाम्प्ट है, हमें इससे क्या 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 करती हैं ये ड्रग्स। 4000 की क्या बात है? अच्छा तो वो तो तरतीब से चले ना, मुझे भी बताना। अच्छा जी, एक्सपोर्ट्स कहां करें एक्सपोर्ट्स आज? एक्सपोर्ट्स टू जर्मनी, बेल्जियम, एथोपिया। एक्सपोर्ट्स कितनी जी? 2000 की। तो एक्सपोर्ट सेल को 0 रेट सेल में डाला करेंगे। साथ वाले को मुस्कुरा के देखते हैं। सच्ची सच्ची बताइएगा, घर में कितने लोग
मुस्कुराते हुए और सलाम करके दाखिल होते हैं, हाथ खड़ा करें, सही है, मुस्कुरा, अस्सलाम, घर वाले सारे फ्रेश हो जाते हैं एकदम, और कितने लोग मुंह बसोर के जाते हैं और थके। अच्छा जी, लास्ट रो में मैंने कहा था जरा दूर होके बैठ जाए, फिर बातें हो रही हैं। अदर इंफॉर्मेशन, तो ये तो अदर है ना, छोड़ें, बस रिक्वायरमेंट पढ़ें। पॉइंट नंबर 1, एक नई मशीन खरीदी है हमने 3 लाख रुपए की। अच्छा, मशीन का खरीदना है, फिक्स्ड एसेट का खरीदना, तो जब गाड़ी बनाने के लिए आपने टायर खरीदे हैं, गाड़ी बनाने के लिए आपने इंजन खरीदा है, गाड़ी बनाने के लिए आपने जो है वो लोहा खरीदा है, गाड़ी बनाने के लिए आपने शीशा खरीदा है, गाड़ी बनाने के लिए आपने मैट खरीदे हैं, गाड़ी बनाने के लिए आपने टेप रिकॉर्डर खरीदा है, गाड़ी बनाने के लिए आपने हेडलाइट्स खरीदी हैं। तो इसी तरह गाड़ी बनाने के लिए एक मशीन भी चाहिए जिसमें ये चीजें गुजारें और बाहर गाड़ी निकल आए। तो अब आपने गाड़ी बनाने के लिए क्या खरीदी है? मशीन। अब मशीन का इनपुट हम इसको थोड़ा सा अलग रखा करेंगे। इनपुट का लफ्ज में क्यों यूज कर रहा हूं? लिखा हुआ है मशीन परचेज, तो परचेज पे 18% लगाएं तो क्या आता है? इनपुट, इनपुट टैक्स। अदर्स इधर आ जाया करेंगे और बिल्कुल एक लाइन काफी है इनपुट मैकिन के लिए। मैकिन कितने की है? 300 की। 300 पे 18%, 54। मशीन 3 लाख की खरीदी, जो जब दुकान पे खरीदी होगी उसने 354,000 का बिल बना के दिया होगा। इसमें जो 54 है मैं रिकवर कर रहा हूं या मैं खरीदने वाला हूं पे कर रहा हूं? तो जो टैक्स पे करते हैं उसे इनपुट कहते हैं, और जब चीज बेचते हुए रिकवर करते हैं तो उसको आउटपुट कहते हैं। और एक चपेड़ और थप्पड़ भी होता है, दोनों में से क्या मजे का होता है? चपेड़। तो ये उन लोगों को पड़ती है जो लोग साथ साथ याद नहीं कर रहे आजकल भी। कल तो कुछ लोग आए भी नहीं थे, जरा उन सबके लिए करें हाँ, उन सबके लिए जरा करें हाँ। और अगर वो खुद हैं तो मुंह शर्मिंदगी से नीचे कर लें, जरा जल्दी करें हाइब्रिड में प्लीज, मुंह शर्मिंदगी से नीचे कर लें अगर कल नहीं आए थे तो प्लीज। कुछ लोगों ने अभी भी मुंह पर रखा हुआ है, प्लीज मुंह नीचे कर लें शर्मिंदगी से, जो कल नहीं आए थे। फिजिकल में आप खुद मुंह नीचे करवाएं इनके तरह, जो लोग कल नहीं आए थे। ओके, कल इनके ना आने की वजह से हमने एकदम चैप्टर 16 खत्म कर दिया। पॉइंट नंबर 2, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल खरीदने गए, लेकिन ऐसे बंदे से खरीदने गए जिसने अपने आप को रजिस्टर। आप क्या हमें डीओजी ने काटा है कि हम उसे लाख की बजाय 1,18,000 दें? वो बंदा ही क्या है? अनरजिस्टर्ड बंदा हमारे पास चीजें लेने आ जाए वो अलग बात है, हम अनरजिस्टर्ड के पास चले जाएं। फिर जरा सोचें, एक बंदा है वो कहता है यार मैं, एक होटल है, अब उसमें खाना खाने गए, तो अक्सर होटलों में आपने देखा होगा कि लिखा होता है ये प्राइसेस बिल टैक्स डाल के हैं, अक्सर प्राइसेस में लिखा होता है ये टैक्स डाले बगैर हैं। तो वो होटल वाले जब टैक्स डाल के लाते हैं तो आप इतना परेशान नहीं होते। लेकिन आप ऐसे होटल पे चले जाएं जो कि रेडी के ऊपर लगा हो और 2 कुर्सियां उसने साइड पे लगाई हो, नीचे उसने चटाई बिछाई हो, वहां जाके आप खाना खा रहे हो और वो कहे यार सेल्स टैक्स डाल के इतना बिल है, तो आपका ख्याल है कि वो सेल्स टैक्स हुकूमत को जमा करवाएगा? चलें ख्याल कर लीजिएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। तो अगर वो जमा नहीं करवाएगा तो वो अनरजिस्टर्ड है। तो अनरजिस्टर्ड से अगर चीजें खरीदने जाएं तो हमें काफ ते ये नहीं, काफ अलिफ टे अलिफ है, बताएं हमें काफ ते ये नहीं काटा है कि हम जो है वो नहीं, नून है ये नून गुन्ना। ओके, तो हमें काफते ये ने बाइट किया है कि हम जाएं और जाके जो है बोले हम उसको 1 लाख की बजाय 1,18,000 दें? नहीं, कभी भी नहीं। तो इसलिए माय डियर इसको इग्नोर कर दें, बस डैश लगा। परचेज टू या फ्रॉम? फ्रॉम।
अनरजिस्टर्ड बंदा, कितने की? रुपीज 1800 की। लेकिन ही हैज सम प्रॉब्लम। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। अच्छा जी, परचेज ऑफ टैक्सेबल रॉ मटेरियल। टैक्सेबल का मतलब है कि हुकूमत ने इस रॉ मटेरियल पे टैक्स लगाया हुआ है, फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। अब बताएं, जब मैं ऐसी चीज खरीदने जा रहा हूं जिस पे टैक्स भी लगना है और बंदा भी, और ये मेरी परचेज है, तो क्या मैं इस परचेज पे 18 पे करूंगा? नहीं करूंगा? करूंगा। कहे चले। ओ, परचेज इंक्लूड को बाद में देखते हैं। परचेज फ्रॉम कितना? 20। भाईजान परचेज पे ना साथ साथ 18% लगाते रहने, सेल पे नहीं लगाना। ये वर्किंग वन की ब्यूटी है, एक साथ वाले की ब्यूटी है, एक वर्किंग वन की ब्यूटी है। वर्किंग वन ये कहती है कि परचेज पे साथ साथ 18% लगाते रहने। हाइब्रिड से कोई चला गया बताए बगैर, ये सही मजे हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, जिद्दो मर्जी आओ जाओ, जो मर्जी करो। ऐसे क्लास हो रही है, पता नहीं क्या। चलती बस में से भला कोई उतरता है? ओके चलिए, मजबूरी कोई हो ही जाती है इंसान को। आगे चलें जी। परचेज में 3 इनवॉइसेस पड़ी हैं। परचेज में एक उसमें से फेक इनवॉइस है, 2 नंबर बिल है। अनदर रिलेटिंग टू अ फेक इनवॉइस ऑफ 3000। पड़ी रहने दें या काट दें? क्यों? परचेज में जेन्युइन बिल पड़े होने चाहिए या जाली? जेन्युइन जाली, जेन्युइन जाली। और ये कौन सा था? जाली बिल, जाली बिल था। तो यानी गाड़ी खरीदने के लिए कहते हैं मैंने जेली खरीदी है, गाड़ी बनाने के लिए जेली खरीदी है। तो जेली का क्या करना है गाड़ी के लिए? तो इसलिए ये जेन्युइन बिल नहीं था, 2 नंबर बिल था, इसको माइनस कर दें। ये तो जाहिर सी बात है, ऐसी परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं जो जाली है। सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, उसको भोला कहते हैं। तो सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। क्लियर? अच्छा, फरवरी के महीने में हमने टायर खरीदे, उसका बिल हमारे से मिसप्लेस हो गया। मिसप्लेस या मैडम प्लेस? मिसप्लेस। मिस का नाम प्लेस। तो फरवरी के महीने में हमने टायर खरीदे, उसका बिल हमारे से गुम हो गया। अब ये भूला हुआ बिल अगर मार्च में याद आ जाए तो गवर्नमेंट कहती है मार्च में माइनस कर लो, अप्रैल में कर लो, नहीं अप्रैल में मिला मई में कर लो, जून में कर लो, जुलाई में कर लो। कर लिया नहीं तो मैंने भी बोला। फरवरी का बिल मार्च में कर लो, अप्रैल में कर लो, मई में कर लो, जून में कर लो, जुलाई में कर लो या अगस्त में कर लो। अगर इसके बाद तुम्हें याद आया तो फिर कर लो वाला सीन नहीं रखा हुआ, फिर फारग हो तुम। तो फरवरी की भूली हुई परचेज अगर अगस्त तक याद आ जाए तो इसको भूली हुई नहीं कहना, फिर खैर है, कोई मसला नहीं।
तो हम फरवरी की भूली हुई परचेज अगस्त तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर फरवरी की भूली हुई चीज नवंबर में याद आ रही है तो वो डेड होगी, फिर वो माइनस करने की इजाजत नहीं है। नोट चलें, बस उर्दू का फिक्रा लिख लें। अगर फरवरी में परचेज रिकॉर्ड करना भूल गए तो अगस्त तक कभी भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर फरवरी में परचेज रिकॉर्ड करना भूल गए तो अगस्त तक कभी भी कर सकते हैं। ओके, तो उर्दू में लिख लें, लिख लिए क्या? अगर फरवरी में कोई परचेज भूल जाए तो कब तक रिकॉर्ड कर लो? अगस्त तक। नाउ परचेज में 3 इनवॉइसेस पड़ी हैं। परचेज में क्या पड़ी हैं? 3 इनवॉइसेस। हमारा महीना कौन सा है? जनवरी 11। जनवरी 11 की परचेज में मैंने मार्च 10 की परचेज डाली हुई है, और जनवरी 11 की परचेज में मैंने सितंबर 10 की परचेज भी डाली हुई है। आपके बैग में कैलकुलेटर भी पड़ा हो और लाइव जिंदा चूहा, चले मिसाल है, कैलकुलेटर भी पड़ा और लाइव जिंदा चूहा भी घूम रहा हो, तो क्या पड़ा रहने देंगे? चूहा पड़ा रहने देंगे। या जरा चूहा मंगवाओ और एक मेंढक मंगवाओ साथ, फिर इनके बैग में मैं छोड़ता हूं आज। हद होती है, अजीब बोंगे लोग हैं। तो चूहा भी पड़ा हो, कैलकुलेटर भी पड़ा हो, तो क्या पड़ा रहने देंगे? कैलकुलेटर, चूहे को निकाल देंगे। तो सिमिलरली नो बारबेक्यू, सिमिलरली आपके परचेज में मार्च 2010 की परचेज पड़ी हुई है, तो मार्च के 6 महीने गिनते हैं कब पूरे हुए। मार्च की भूली हुई परचेज अप्रैल में रिकॉर्ड कर लो, मई में कर लो, जून में कर लो, जुलाई में कर लो, अगस्त में कर लो। अगस्त 2010, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर 2010 आखिरी महीना था जब तक मार्च की भूली हुई परचेज रिकॉर्ड हो सकती थी, लेकिन सितंबर 10 तक नहीं हुई। अब जनवरी 11 में रिकॉर्ड नहीं हो सकती। इस तरह तो आपको फिर मार्च 1980 की परचेज भी याद आ जानी है कोई, तो लूटो तो नहीं मची हुई। अच्छा, आप बताएं, हमारी परचेज में मार्च की परचेज पड़ी है, पड़ी रहने दें या फिर आप इसको हम पढ़ेंगे सेक्शन 7 में, पड़ी रहने दें या इसको हम निकाल दें? निकाल। दो चीजें आप करनी है, एक फेक इनवॉइस तो छोड़े ना, पहले वो दूसरी वाली 12 और 3। आगे
ओ, जनवरी 2011 की परचेज में सितंबर 2010 की परचेज पड़ी है। अक्टूबर 2010 में माइनस कर लो, नवंबर 2010 में माइनस कर लो, दिसंबर 2010 में माइनस कर लो, जनवरी 2011 में माइनस कर लो, फरवरी 2011 में माइनस कर लो, मार्च 2011 में माइनस कर लो। तो जनवरी में याद आ गई है तो बस जनवरी में कर लें, हो सकता है इससे पहले याद ना आई हो ना। तो अब जनवरी में अगर याद आई है तो आपने डाल दी है परचेज में तो सही किया, डली रहने दें। लेट इट बी हेयर, लेट इट बी हेयर। तुम पढ़ी रहो, तुम तो कैलकुलेटर हो, तुम कौन सा चूहा हो, तो चूहे को निकाला है। तो चलें, चल के वापस आ जाए, पढ़ी रहने दें। जी जरबे, वैसे थोड़ा सा अगर एक मेहनत करके ये दो लाइनें भी डाल दें, परचेज ऑफ मार्च 12 इज इग्नोर्ड, यानी जिनको माइनस किए उनको शो कर दें, और परचेज अगेंस्ट फेक इनवॉइस 3, अगर ये कर दें तो ये भी जरा अच्छा हो जाएगा। परचेज ऑफ मार्च 12 रुपए, इसको भी इग्नोर करना है, और परचेज अगेंस्ट फेक इनवॉइस 3, इनको माइनस करके रिक्लासिफाई कर दें और डैश डाल के फिर इग्नोर कर दें। इससे समझ आई नहीं समझ आई? आ गई? चलें जी आगे। डेबिट एंड क्रेडिट नोट issued during the month are as follows। घटिया क्वालिटी की चीजें हमने वेंडर्स को वापस कर दी हैं और प्रॉपर डेबिट क्रेडिट नोट इशू हुआ है। कहाँ डालें? परचेज रिटर्न में डालें, सेल रिटर्न में? कुछ लोग कह रहे हैं सेल रिटर्न। सब स्टैंडर्ड सप्लाईज वर रिटर्न टू अस। वेंडर होते हैं हमारे सप्लायर, हमारे सप्लायर हैं जनरल टायर, तारें बेचने वाले, शीशा बेचने वाले, ये हमारे सप्लायर्स हैं। हम तो उनके बायर्स हैं ना, ये हमारे सप्लायर्स हैं। तो हमने सप्लायर्स क्रेडिटर्स टाइप लोग, तो ये तो परचेज रिटर्न में जाएगा। और अगला पढ़ें, गुड्स वर रिटर्न्ड बाय कस्टमर्स, ये सेल रिटर्न है, हमारे कस्टमर्स ने हमें चीजें वापस किया। कस्टमर वो होता है जो हमारे पास चीज खरीदने आए, तो कस्टमर्स ने हमें चीजें वापस की हैं और हमने सप्लायर्स को चीजें वापस की हैं। तो एक डालेंगे परचेज रिटर्न में और एक डालेंगे, चलें जी परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करें। लेस परचेज रिटर्न कितनी है? मैं देख लेता हूं। 250 वाले तो उनको छोड़े ना आप लोग अपना सीए करें इधर। 140 इंटू
25 और सेल रिटर्न, गुड्स वर रिटर्न्ड बाय डिफरेंट कस्टमर्स, किसको रिटर्न करके गए होंगे? टू अस, हमें 2.5 लाख रुपए की, लेस सेल रिटर्न मल्टीप्लाइड बाई 18। लो जी, कर लो गलत, पढ़ लो कान, सुबह के हम लगे हुए हैं, आखिर में जाके ये सुना था मल्टीप्लाइड बाई 18। मैंने लिखा हुआ इधर वर्किंग 1 में 7 18% लगाना है, वर्किंग 3 में 7 18% लगाना होता तो उधर भी मैं लिखता जी। क्या 1800? का 18% नहीं किया क्योंकि ये परचेज अनरजिस्टर्ड बंदों से हैं, यहां हमने टैक्स पे नहीं किया होगा। अनरजिस्टर्ड बंदों से चीजें खरीदेंगे, इग्नोर करेंगे। ऐसे होटल पे जाएं आप खाना खाने के लिए जिसका नामो निशान ना हो, किसी रेगिस्तान में हो, अब वो कहेगी कि भी मैं रजिस्टर्ड हूँ सेल्स टैक्स में, आपने रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाओ, वो आपको हंस के दिखा दे, तो वहां आप 100 रुपये वाली चीज 100 की ही खरीदिएगा। परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड को इग्नोर किया करेंगे पेपर में। ठीक, वो फिर क्लास के बाद आना, वो तो तरीके होते हैं पूरे। फिर दो नंबर बंदे को उसी तरीके से पकड़ना होता है ना। अब ये तो टैक्स लॉ की डिस्कशन नहीं है, ये तो प्रैक्टिस की बातें हैं। ओके, आखिरी लाइन को छोड़ें, अभी हमने ऊपर वाली भी छोड़ानी थी। इट इज नॉट सो, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप तो ऐसी बातें ना किया करें। सेल्स टैक्स इज पेएबल एट द रेट ऑफ 18%, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कहता ये रेट याद नहीं करना दिया होता है। ऑल द अबव फिगर्स आर एक्सक्लूडिंग द, ऊपर वाली फिगरों में सेल्स टैक्स नहीं डला हुआ, यानी आपने खुद लगाना है उन पे। चलें भी, अब मुंह की तरफ आए, माथे से लेके चिन तक वगैरह, माथे से लेके कानी तक इधर ही घूमता रहेगा। अच्छा, नहीं कैसे कैसे बच्चे क्या करें। ओके, टोटल करें जी। इसका टोटल कितने हैं? वैसे इस टोटल का अलग से कोई फायदा नहीं है जी, बिल्कुल 4250 जरा इधर आई जी, जी आ रहा हूं। 4250, कुछ सेल हमने एग्जेम्प्ट की है जिस पे टैक्स नहीं लगना, कुछ सेल हमने ऐसी की है जिस पे 0% टैक्स लगना है, बाहर के मुल्क में जो चीजें बेची हैं, और कुछ सेल हमने ऐसी की है जिस पे 18% या कुछ पे 4% ज्यादा भी लगना है। अब दोनों इनपुटों को बुलाएं, पहला इनपुटा बोलें फॉर, इन दोनों इनपुटों को टोटल नहीं मारना कि 440 जमा 54, जरा करके देखें क्या आ रहा है। करके भी नहीं देखना, ये चीज मेरे अजीज करके भी नहीं देखना, छोड़ दो कैलकुलेटर, एकदम ऐसे ऐसे छूटना चाहिए था और किताब पे गिरना चाहिए था, इस तरह होना चाहिए था। करके भी नहीं देखना कैलकुलेटर पे कि 440 जमा 54 क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये इनपुट है अदर, और ये वाला इनपुट हुआ करेगा हमारा मशीन का। इन दोनों को अलग अलग बुलाएंगे, इन दोनों को अलग अलग बुलाएंगे। मशीन के भाई लाल लाल जल्दी से सेकंड में लाल लाएं। बंदे का नाम अजहर है, असगर है? अजहर। सेल्स टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ जनवरी। 2 अंडे उबाल के लाया करें, एक अपने लिए एक साथ वाले के लिए।
तो फिर डंडा खिला दें उसको माय डियर। अच्छा, हम आज के बाद मशीन के इनपुट को लिखा करेंगे लाल से। आज के बाद मशीन के इनपुट को लिखा करेंगे लाल से। और अब देखें, हम आवाज लगाएंगे, खाली लाल को नीचे बुलाया जाए। खाली को अलग और लाल को अलग। खाली लाल को नीचे बुलाया जाए। खाली लाल, जी में आई। खाली को भी बुलाएं और लाल को भी बुलाएं। तो वर्किंग 1 से चीजें कहां जाएंगी? वर्किंग 2 में। बादशाह सलामत, पहले खाली के ठोठे किए जाएं या लाल के ठोठे किए जाएं? दोनों के ठोठे कर दिए जाएं। बादशाह सलामत, आप फिर जाएं, ठोठे करके आपको बुला लेंगे हम। अब आपने छुरी पकड़नी है और खाली के ठोठे करने हैं इन तीनों के दरमियान। जी हूं नहीं, खाली के ठोठे करने हैं तीनों के दरमियान और लाल के छोटे छोटे ठोठे कर देने हैं। चलें जी, जाहिर सी बात है, ये जो रॉ मटेरियल है ये तीनों किस्म की गाड़ियों में इस्तेमाल हुआ होगा। कुछ गाड़ियां ऐसे तो नहीं कर दी होंगी, ये लो गाड़ी उसने कैच कर ली, इस तरह की गाड़ी कोई नहीं होगी। तो रॉ मटेरियल तीनों गाड़ियों में इस्तेमाल हुआ होगा और मशीन भी तीनों गाड़ियों में इस्तेमाल तो ना करें, फिर मशीन भी साथ ही चली जानी है। अगली गाड़ियां कैसे बनाएंगे? हाँ, मशीन भी तीनों गाड़ियां बनाने के लिए इस्तेमाल हुई होगी। इस तरह कर लें। अच्छा जी, अब ये फिगर्स आ जाया करेंगी। अब कैलकुलेटर की गेम है। प्लीज मेक अ पिक्चर। ये फिगर्स और ये फिगर्स जब आ जाएंगी, अब कैलकुलेटर की गेम है। अब अपोर्शनमेंट का तरीका ये होता है कि इन तीनों को जमा करके ये जवाब लिख दें जी। तो अब किया ये करने के पहले काली के चोटे किया करेंगे। 440 डिवाइडेड बाय 10250 मल्टीप्लाइड बाय 42। क्या आप लोगों ने टोटे करके किधर जाना है कि हेस्ट मेक्स वेस्ट, थ्री थले सर तो टोटे करें। कुछ लोग टाइम लगाते हैं टोटे करने में, तो उनको तो कैलकुलेशन करने दें। चलो अब ये तेज वाले जरा छोड़ें, तो आपको मेरे जैसे आए, जरा स्लोली टोटे करवाएं। 54 को डिवाइड करो यार 10250 पे और मल्टीप्लाई करो 4250 पे। अब बोलो 22। थोड़ा रिलैक्स करो, रिलैक्स करो। चलो अब रीप्ले का बटन दबाओ और 4250 डिलीट करके लिखो 2000 जी 11। 54 को डिवाइड करें 10250 से, मल्टीप्लाई करें 4000 से, 21। So that was the real तोते। खाना भी आराम आराम से चबा चबा के मजे से खाया करें। और आजकल मौसम भी अच्छा चल रहा है, माल्टे के बीज भी साथ ही खा जाया करें। खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ खड़ा करें, तकरीबन आधे तो खाते ही होंगे साथ ही। बीज निकालते हैं, अक्सर लोग खा जाते हैं, टाइम नहीं होता उनके पास। करें नहीं, किसी के सर से माल्टे की तरफ निकलते नहीं देखा हमने आज तक। आज खा के देख लें, बीज भी साथ ही। मछली में से कांटे निकाल लिया करें, अब माल्टे में से बीज निकालते रहेंगे बैठ के। दोनों टैक्स का मैकेनिज्म डिफरेंट है, कंफ्यूजन वाली की बात है। तो क्लास के बाद आ जाओ, जो बात कर लो, इसमें तो कोई वो नहीं है। अच्छा जी आगे चलें। अब भाई आपकी नजर होगी यहां पर, इधर देखें। सबसे पहले आप एग्जेम्प्ट सेल का इनपुट डेड करेंगे, इसको तो काट दिया करें।
अब आप न्यूमेरिकल को चिन्ह से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? चिन्ह से। रिफंडेबल ऑन जीरो रेट सेल। जीरो रेट सेल करने की वजह से आपको रिफंड मिलेगा। इस रिफंड की लॉजिक सुन लें सारे। आपने ये जो गाड़ियां बाहर के मुल्क में बेची हैं, गवर्नमेंट कह रही है उसमें जितना टायर इस्तेमाल हुआ है और जितनी मशीन इस्तेमाल हुई है बनाने में, इस इनपुट को आप मेरे से वापस ले लो, कोई मसला नहीं। तो ये आप परचेज के मौके पे जो पे करके आए हुए थे, परचेज के मौके पे जो पे करके आए हुए थे, वो आपको वापस मिल रहा है। इसका रिफंड ले लें। 86 प्लस 97। ये करने के बाद अब आपने क्या किया करना है, आपने डब्बे के अंदर चीजों को देखना है और आपने इसको देखना है और आपने इसको देखना है। सेल्स टैक्स ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम पिछला महीना, पिछले महीने का कोई ब्रॉट फॉरवर्ड है वो। अब जब न्यूमेरिकल का फेस बनाना है तो उससे पहले आपने एग्जेम्प्ट सेल का इनपुट डेड किया करना है, जीरो रेट सेल का इनपुट रिफंड मांगा करना है। ये करके अब आपकी नजर सिर्फ इस डब्बे के अंदर होगी, इस सेल पे होगी क्योंकि इस पे 4% लगाने, और पिछले महीने का वो इनपुट जो माइनस नहीं हो सका उसको आपने अब ब्रॉट फॉरवर्ड करना है, यानी अपने न्यूमेरिकल में डालना है। सेल्स टैक्स क्रेडिट, सेल्स टैक्स क्रेडिट ना इनपुट को कहते हैं क्योंकि इनपुट माइनस होता है। इनपुट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस मंथ, पिछले महीने इतना इनपुट माइनस नहीं हो सका था, पिछले महीने इतना इनपुट माइनस, तो उसको अब हमने माइनस करना है, जो माइनस नहीं हो सका उधर ही रखो। चलें जी, ले आओ। आप जरा फेस देखें कैसे बनाना है। आउटपुट, बट डब्बे के अंदर देखें, फोटो इंटू 18%। अच्छा, तरतीब क्या थी? पहले वर्किंग 3 मैंने टोटल की थी, उस टोटल को यहां लाया था, फिर वर्किंग 1 टोटल की थी, उस टोटल को यहां लाया था काली लाल को, फिर उसके बाद वर्किंग 2 एंड पे कंप्लीट की थी। अच्छा जी, सेल पे 18%, 765 लेस इनपुट, मैंने कहा था लोअर ऑफ माइनस करना है। अच्छा, इस तरह नहीं किया करना कि आप ये कह दो यार ये इनपुट है मेरा रॉ मटेरियल का और ये इनपुट है मेरा मशीन का, बस इस इतना आसान नहीं है। असल में ना इस पे जब आपने 18% लगाना है तो उसमें से इनपुट माइनस करने हैं। न्यूमेरिकल का फॉर्मेट है सेल इंटू 18% माइनस परचेज इंटू 18%, वो 18% ऊपर आप लगाए हुए हैं, तो इट इज नॉट सो। लेकिन अगर आप 22 को बाहर लिखा रहने देते हैं तो उस पर मुझे एतराज नहीं। 182 को आपने अंदर बुलाना है, 22 को अगर आपने बाहर लिखा रहने देना है तो लिखा रहने दें, इस पे कोई मसला नहीं। लेस इनपुट अदर्स और लेस इनपुट मशीन, इसको आप लिख दें, इसमें कोई मसला नहीं। ये पूरा माइनस करने की इजाजत है, इसमें कोई 90% की रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। मशीन खरीदने पे लॉ मेकर आपको अप्रिशिएट करता है। तो अब नजर डब्बे के अंदर रहनी चाहिए, बस नजर और कहीं नहीं जानी चाहिए, डब्बे के अंदर। और ये टिक है और ये टिक है। अच्छा जी, इनपुट अदर्स, जरा अंदर आना। नहीं आना, मैंने अंदर आओ जी, मैं आ रहा हूं। डंडा है? नहीं नहीं, मैं आ रहा हूं। एक्चुअल बोले 180
2 और इसको कंपेयर करें 90% ऑफ आउटपुट से 680। लेकिन भाई एक मसला है कि पिछले महीने का कोई इनपुट था जो माइनस नहीं हो सका था। पिछले महीने का कोई इनपुट था वो माइनस नहीं हो सका था। वो इनपुट एक्चुअल में जमा करके देखूं या इसमें जमा करके देखूं? एक्चुअल में। तो ये एक नई लाइन आ रही है आज न्यूमेरिकल में जो कल के न्यूमेरिकल में नहीं आई थी, परसों वाले में। पुराने इनपुट कितने हो तुम? अच्छा ये इनपुट है, खुद है, सेल्स टैक्स का लफ्ज लिखा हुआ है, यानी 18% लगा हुआ है। इसको बस उठा लें। कहां लेके जा रहे हो मुझे? चोपा प्लस ब्रॉट फॉरवर्ड इनपुट दिसंबर वाला। दिसंबर में जो प्रीवियस मंथ का मतलब दिसंबर ही है ना? कितना? 7। अच्छा अब देखें, क्या मेरा 882 माइनस करने को दिल चाह रहा है? लेकिन लॉ मेकर क्या कह रहा है कि आप इनपुट इन दोनों में से लोअर माइनस करो। लोअर कौन सा है? मेरा क्या माइनस करने को दिल चाह रहा है? 882। वो क्या माइनस करने दे रहे? तो दोनों में से कौन सा माइनस करने देगा? तो मैं अब 689 माइनस करूंगा। क्या मेरा दिल दुखेगा? मेरा माइनस करने को कितना दिल चाह रहा था? माइनस कितना करने दिया? कितना? फिर कभी इसको कैरी फॉरवर्ड कर लें, ये अगले महीने के न्यूमेरिकल में इधर आ जाएगा। कैरी फॉरवर्ड कर लें इनपुट टू नेक्स्ट मंथ। कितना हो गया? माइनस कितना हो गया? 193। बस एक चीज अब रह गई है, यहां तक पहले नोट कर लो। नोट क्यों नहीं करे? पूरा पूरा सवाल नहीं नोट किया? क्यों? तस्वीर खींचते घंटे पे नहीं, अब अपनी टाइम, अब समझो जो रह गया। अच्छा अभी नहीं तस्वीर खींचनी, अभी 4% नहीं लगा। ओके नेक्स्ट। अब आपने सारी सेल पर 18% लगा दिया। हालांकि ये फिगर आपने उठाई थी यहां से, तो बुरे बच्चों को चीजें बेची हैं, इन पे 18 जमा 4 लगाना चाहिए था। तो अब इस टिक को पकड़ें। अल्लाह का शुक्र है डब्बे वाली 3 फिगर्स भी मैं यहां ले गया हूं, वो 700 भी ले आया हूं। अब ये एक टिक बच गया, बस इस टिक को देखें। एड 4% ऑन सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये है पेएबल टू शहबाज शरीफ, पेएबल टू गवर्नमेंट। क्या? बस जो फॉर्मेट है उसी पे चलना है। लॉ मेकर ने ये वाला फॉर्मेट डिवाइस किया हुआ है। बस वो अब वो क्या क्या करें फिर? ये इसी वजह से उसने किया हुआ है। हम क्या कर सकते हैं अब?
क्यों इतना जरूरी होता है मोबाइल थोड़ी थोड़ी देर बाद देखना, सारे देखने हैं। अच्छा अच्छा जी, एक दफा फेस को दोबारा देख लें। एग्जेम्प्ट सेल का इनपुट नॉन रिफंडेबल होता है और जीरो रेट सेल का रिफंड ऑन जीरो रेट सेल 86 प्लस 11 बोलें 97। नेक्स्ट, अब सिर्फ 5 फिगर्स की गेम है, 1 2 3 4 5। इसको भी याद कर लें, पुराने महीने का इनपुट 700, बस इसको याद कर लें। अच्छा, हमारी सारी सेल कितनी है टैक्सेबल? क्या जवाब आ गया? 760। क्या मैं इसमें से 182 और 22 माइनस कर दूं? नहीं, लेस अदर से मुराद है मशीन के अलावा वाला, इनपुट मशीन। अब इसको अंदर लाएं। मेरा भाई था पिछले महीने, तुम लोगों ने उसे माइनस नहीं किया था। मेरे भाई आओ, मैं आ गया भाई। चलो हम दोनों कोशिश करते हैं इकट्ठे माइनस होने की। 882 माइनस करने को कितना दिल चाह रहा था? कितना करने दिया? मेरे भाई कहां जा रहे हो? मैं नीचे जा रहा हूं। मेरे भाई ना करो। कितनी सवारियां बिठानी थी? कितनी सवारियां बिठाई? कितनी फिर कभी? ये भी तो, ये पिछले महीने, ये 193 अगले महीने के न्यूमेरिकल में इधर लिखा होगा, सेल्स टैक्स ब्रॉट फॉरवर्ड इज 193। ये फिर अगले महीने के न्यूमेरिकल में माइनस होगा। %4 ऑफ। चलें जी, अब चैप्टर 18 पे हाथ डालें या चैप्टर नंबर 23 पे हाथ डालें? चलें जी, चैप्टर 23 पे आ जाएं। जरा होमवर्क का सवाल देख लें। आज तो याद करने वाला शुगल ही है, बस थोड़ा सा ही था। मेरे ख्याल से आज शायद आप सारा टाइम ही चैप्टर 16 को रिवाइज करने में लगा देंगे। अच्छा, ये क्लास होमवर्क आज हम डाल देते हैं। कल वाला चैप्टर 16 जो पढ़ाया था वो याद करना है, ये आज के होमवर्क में जरा डाल दीजिएगा। ओके, यार ये सवाल क्वेश्चन नंबर 1 है, कितनी देर में कर लेंगे? पेज 581। तो ये आपको मैं आज होमवर्क के अंदर दे रहा हूं। आज 18 मिनट नहीं, ये तो वो बहुत पुराना सवाल है। अब ये आएगा तो 4 नंबर का आएगा, तो इसको आप 6 मिनट में कर लीजिएगा। चलिए 8 कर लें, 8 मिनट में इसको कर लीजिएगा। बाकी आपने चैप्टर 16 फिर आज रिवाइज करना है। हाँ नहीं भाई, हाइब्रिड में आज गले मिलें, साथ वाले से खड़े होके सारे गले मिलें, फिजिकल वाले भी। प्लीज 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 खड़े हो जाएं, सारे गले मिलना शुरू करें। वेल डन भाई, व्हाइट कैप वाले भाई गले मिलें अच्छे तरीके से जी, गले मिलना शुरू कर जाएं भाई, फिजिकल वाले, हाइब्रिड वाले। और रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।